मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, आदाब आदाब आदाब। कहिए जनाब, क्या हाल चाल है? फिट है, एनर्जेटिक है? अरे क्या बात है, आपकी जो एनर्जीज है ना, यही मुझे मार देती है। मतलब मार देती से मुराद ये है कि ये भी एक इस्तिलाहन इस्तेमाल किया गया है जुमला। मार देती से मुराद ये नहीं कि मैं यहाँ पे बस पड़ जाता हूँ, नहीं, मार देती से मुराद कि ये हमें एनर्जी मल्टीप्लाई करके इधर ट्रांसफर करती है और हम भी आपको देखकर स्क्रीन के उस पार एक नए और एनर्जेटिक और फ्रेश दिन का आगाज करते हैं। लेकिन आज एक बहुत जरूरी बात मैंने आपसे आगाज में करनी है, और वो ये कि हम उमूमन, और शायद इस बात से रिलेटेड आज के हमारे कुछ सेगमेंट्स भी अनफोल्ड होंगे आपके सामने। और बात यह है साथियों कि हम अक्सर ये सोचते हैं कि मिसाल के तौर पे जो ख़वातीन के इश्यूज़ हैं, तो ख़वातीन के इश्यूज़ हैं, मर्दों का उससे क्या काम है? माँ बच्चे की सेहत, हमल के मसाइल, ज़च्चगी से जुड़े मसाइल, ये तो औरतों के प्रॉब्लम्स हैं, इसमें मर्द का क्या मसला है? ठीक है जी। बुढ़ापा, बुढ़ापे में चलना है, घुटने जवाब दे गए हैं, अच्छा ये वाला वॉकर इस्तेमाल करें कि स्टिक इस्तेमाल करें, ये तो बुजुर्गों के मसाइल हैं, हमारा इससे क्या? नौजवानों के जो प्रॉब्लम्स हैं वो नौजवानों के प्रॉब्लम्स हैं। अगर मुझे कोई बीमारी हो गई है, मिसाल के तौर पे मैं शुगर का पेशेंट हूँ, डायबिटीज़ है, तो ये तो फिर इसका मसला है ना, बाकी घर वाले क्यों इफेक्ट हो? भाई चीनी आप ना डालिए चाय में, आपको शुगर है, हम तो मीठे से भरपूर खाना खाएंगे भी और एंजॉय भी करेंगे। तो हम जो एक दीवार बीच में खड़ी कर देते हैं अपने और दूसरे के दरमियान, तो इससे क्या आप समझते हैं कि वो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा कबूतर की तरह आंखें बंद कर लेने से? जी नहीं। आज हम कुछ होलिस्टिक मसाइल को हल करने के ऊपर बात करेंगे। खास तौर पे जिक्र हो रहा है शुगर का, डायबिटीज का। सो हमने डायबिटीज को हराने के लिए आज का सेशन आपके लिए रखा है। उमूमन अक्सर टेलीविजन चैनल्स पे, रेडियो, टीवी, अखबारात, हर जगह पे आपको शुगर से बचाव की मुहिम की आवाज़ भी सुनाई देती है, और शुगर के से बचाव के लिए बहुत से टोटके भी बताए जाते हैं। डॉक्टर नौशीन भी अक्सर जिक्र कर रही होती हैं अपने सेगमेंट के अंदर। लेकिन आज हमने एक चीज़ आपके सामने अनफोल्ड करनी है कि डायबिटीज़ को हराने के लिए अब एक बड़ी सिनर्जाइज्ड अप्रोच दुनिया में आ चुकी है। यानी डायबिटीज यानी शुगर को हल करने के लिए कोई एक डॉक्टर नहीं है। आंखों का एक डॉक्टर है, घुटनों का एक डॉक्टर है, बच्चों का एक डॉक्टर है, माँ बच्चे की सेहत का कोई और गायनेकोलॉजिस्ट है, उसका अपना काम है, हार्ट स्पेशलिस्ट का अपना काम है। इसी तरह से डायबिटीज जो है वो एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ 4-5 मुख्तलिफ स्पेशलिटीज मिलके इसको फाइट करने चली है। और इसकी एक मिसाल आज हम अपने शो में आपको लेकर आएंगे। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3-4 डॉक्टर्स से हम ये देखेंगे कि मिसाल के तौर पे जोड़ों का डॉक्टर, घुटनों टखनों का डॉक्टर कैसे डायबिटीज हल करने में मदद कर सकता है, एंड लाइकवाइज एक आंखों का डॉक्टर कैसे डायबिटीज, आंखों का डायबिटीज से क्या ताल्लुक है, घुटनों का डायबिटीज से क्या ताल्लुक है। यही वो सिनर्जाइज्ड अप्रोच है जो हमें इस सोसाइटी के अंदर लेके आनी है। चाहे मामला डायबिटीज का हो, चाहे मामला बच्चों के हुकूक का हो, चाहे खवातीन के हुकूक का हो, चाहे बिजली बचाने का हो, चाहे कोई भी मसला हो, उसके अंदर जब तक हम सिनर्जाइज्ड अप्रोच नहीं लेके आएंगे टुवर्ड्स लाइफ, बात साथियों नहीं बनेगी। कितनी मुश्किल मुश्किल बातें करता हूँ वैसे, कितनी मुश्किल मुश्किल बातें करता हूँ, लेकिन इसको आसान करेंगे। और आसान करेंगे आज हम एक नए सेगमेंट, तो नया नहीं है लेकिन हमारी सेगमेंट होस्ट नहीं है, सबीना आज हमें ज्वाइन करेंगी। और सबीना जो है वो एजुकेशन और करियर्स की एक्सपर्ट है, और ये हमें कुछ एक नए अंदाज में करियर्स के बारे में, खास तौर पे उन साथियों को कि जो बहुत ज्यादा तालीम हासिल नहीं कर सके, 8वीं के बाद या 10वीं के बाद ड्रॉप आउट हो गए, या किसी वजह की बिना उन्हें अपनी तालीम आगे जारी ना रख सके, उनको जिंदगी में क्या मौके हैं। क्या वो बस अब हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएं कि हम तो पढ़ नहीं सके तो हम कुछ नहीं कर सकते? नहीं, उनके लिए भी ये सोसाइटी, ये मुल्क बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज लिए बैठा है। सिर्फ मसला ये कि वो अपॉर्चुनिटीज हम डिस्कवर नहीं करते। तो सबीना आज पर्दा उठाने जा रही हैं और हमारे साथ कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज की बात करेंगी जो मेरे वो बहन भाई जो 8वीं 10वीं से आगे तालीम हासिल नहीं कर सके, वो किस तरह से एक प्रोफेशनल बन सकते हैं। ये सब है। और जनाब आज के दिन मेरे लिए बहुत ही खुशहाल है, इसलिए कि वो दिन है जिसका मैं बहुत इंतजार करता था। आपको याद है मैं ऐसे मुड़ के कहता था, ट्रेनर काशिफ, ट्रेनर तहमीना आज फिर आ गए हैं, कौन सा दिन होगा कि दोनों इकट्ठे छुट्टी करेंगे। आज वो दिन है साथियों
कि ये सच है और मैं अकेला हूँ और ट्रेनर काशिफ और ट्रेनर तहमीना दोनों नहीं हैं। वेल, एक बीमार हैं और एक अपनी कुछ राती मसरूफियत की बिना आई नहीं। ट्रेनर काशिफ, ट्रेनर तहमीना, वी आर मिसिंग यू। लेकिन आपको हम ये बताएंगे कि सुबह सुबह जो हम यहाँ पे आपके लिए लाइव जिम क्रिएट करते हैं और लाइव एक्सरसाइजेस कराते हैं, आज आपने उसको मिस नहीं करना। काशिफ ने आपके लिए पैगाम दिया है कि आपने एक्चुअली वार्म अप करना है और वार्म अप के बाद वो अक्सर आपको मुख्तलिफ एक्सरसाइजेस बताते हैं, लेग्स की या आर्म्स की या फोर आर्म्स की। तो आज उन्होंने आपको बताया कि हम अक्सर आपको जो बताते रहते हैं फोर आर्म्स की एक्सरसाइजेस 5 किलो 2.5 किलो के वेट्स उठा के आपने ज़रूर करनी है। आज आपके फोर आर्म्स का दिन है। सो ये ट्रेनर काशिफ का पैगाम था जो मैंने आप तक पहुंचाया। बोथ ऑफ देम आर ऑन छुट्टी टुडे, लेकिन हम कौन लेके आए हैं आपके लिए? आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारी अच्छी सी, प्यारी सी, बड़ी टैलेंटेड सी कशिफ। गुड मॉर्निंग, क्या हाल है कशिफ? ठीक ठाक। बैठिए बैठिए बैठिए, वेलकम टू द शो। कशिफ जनाब फाइन आर्ट्स की स्टूडेंट है और फाइन आर्ट की स्टूडेंट का एक आम मतलब ये लिया जाता है, मेरे जैसे लोग लेते हैं, वाह जी वाह, कलर्स होंगे, ड्राइंग्स होंगी और बस हम पेंट कर रहे हैं और ड्राइंग कर रहे हैं और मजे कर रहे हैं। ऐसा है नहीं, इसमें काफी सारी मेहनत भी बहुत सारी लगती है, बहुत ज्यादा, लेकिन मजा भी आता है करने में। अच्छा, आप बैचलर्स कर रही हैं फाइन आर्ट्स में? जी, मैं अभी फ्यूचर में टेक्सटाइल डिजाइनिंग या फैशन डिजाइनिंग में इंशाल्लाह, कि मुझे बहुत शौक है इसको, इसी को मैं आगे लेके जाऊँ। ग्रेट। अच्छा ये बताइए कि फैशन डिजाइनिंग और टेक्सटाइल डिजाइनिंग क्या आप सिर्फ शौक के लिए कर रहे हो या इसको आप आगे करियर भी बनाओगे? शौक भी बहुत है, लेकिन इंशाल्लाह आगे करियर भी बनाऊंगी। मुझे टेक्सटाइल डिजाइनिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट है। अच्छा, कि टेक्सटाइल डिजाइनिंग का करूँ नेक्स्ट, आगे फिर देखते हैं, आगे फैशन डिजाइनिंग में भी आगे करियर इंशाल्लाह कोशिश। जब तक तुम 3 साल में आगे पहुंचोगी ना कशिफ, तो उसके बाद इतनी तेजी से करियर्स और उनके ऑप्शंस बदल रही हैं। अच्छा, मुझे जरा दिखाएं ना जी अपना पोर्टफोलियो, उसमें से कुछ हम चीजें अपने साथियों को दिखाते हैं कि कशिफ देखें किस तरह का काम कर रही हैं। और आप में से जो लोग आर्ट में इंटरेस्टेड है वो भी हमें अपना काम भेजें या हमारे शो में आए, हम उन्हें भी इनकरेज करना चाहेंगे। ये देखें जी, किधर से, ये यूं नहीं है, ये यूं है। हाँ जी, कैमरा 4 ने सही पकड़ लिया। अब मैं इसको सीधा कर देता हूँ। वाह जी वाह। अच्छा, ये बर्तन जो है ये बेचारे मासूम से पड़े रहे थे आपके सामने। ये स्टिल लाइफ है, ये सामने पड़े हुए थे, लाइट इन पे पड़ रही है और हमने इसके शेड्स, टोन सारे खुद ही निकालने हैं। अच्छा, ये कितनी देर में बनी थी ये? इसमें 1 डे मैक्सिमम, एक दिन में जी। और ये घर पे आप इसका काम करते हो या कॉलेज में? नहीं, घर के लिए भी होता है, लेकिन ये काम कॉलेज का है। ओके ओके। अच्छा जी, हम अब जा रहे हैं इधर जी। कैमरा 1 कहता है जी मैंने भी बनानी। ऑलराइट जी, आप भी बना लें। अच्छा जी, इसको कितना, एक दिन लगा था? दिस इज सो नाइस जी। एक दिन है, ये हम लोगों को टेस्ट दिया गया था कि हम लोगों को आपको बस 3-4 कलर्स दे रहे हैं, आपने उनको बस यूज करना है। इसमें ब्राउन है, कॉपर है और इसमें ब्लैक, वाइट, ग्रे, और ये बस थोड़े से कलर्स। आप ज्यादा कंफर्टेबल किस में, वाटर कलर्स में या किस में? मुझे ऑयल पेंट ज्यादा पसंद है। ऑयल पेंट ज्यादा पसंद है। अच्छा, ऑयल ज्यादा मुश्किल होता है या वाटर ज्यादा मुश्किल होता है? वाटर ज्यादा मुश्किल लगते हैं मुझे। वाटर लगते हैं, उसमें शेड्स काफी सारे देने पड़ते हैं, शेडो कहाँ से आ रहा है, लाइट कहाँ से पड़ रही है। अच्छा, ये क्या है जी? ये था, उन्होंने बाजार या फ्लावर शॉप कह लें कि जिस तरह से आम रूटीन में लोग चल रहे हैं, तो जिस तरह बर्तनों को स्टिल करके रखा था, तो इन लोगों को भी उस बाजार में थोड़ी देर नहीं, ये इमेजिनरी है। ये सिर्फ खुद ही सोच रहे हैं कि कहाँ से एक इंसान आ रहा है, कहीं से वो ले रहा है फ्लावर्स। तो स्टिल लाइफ को कशिफ पेंट करना ज्यादा मुश्किल होता है या इमेजिनरी? इमेजिनरी में ज्यादा मुझे लगता है मुश्किल लगता है, क्योंकि समझ नहीं आ रही होती इसकी लेग कहाँ जा रही है, इसका हाथ कहाँ जा रहा है, खुद ही से सारा बनाना। एग्जैक्टली। अच्छा, ये जरा देखें जी, इधर जो हमारे राइट साइड पे पड़ी हुई हैं, इनको ये भी मुझे लगता है ये किसी मज़ार का मंजर है जी। ये मज़ार का है, ये इनसे देख के बनाया हुआ है। ओके। और नेक्स्ट ये ऑयल पेंट्स में है जी, ये ऑयल पेंट्स में है। और ये ब्राउन बोर्ड पे है और साथ में आगे विलेज का बताया हुआ है। ओके। उसमें विलेज, और ये भी इमेजिनरी है जी। अच्छा, ये कशिफ ये बताओ कि अमूमन आजकल इतना करियर ओरिएंटेड हमारी एजुकेशन हो चुकी है, मैंने अक्सर नोट किया कि पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है कि ये करना है, ये नहीं करना, इतना जीपी आएगा, ये इतने नंबर लो जनाब, इतने एज और ये वो। क्या आर्ट के स्टूडेंट पे भी पढ़ाई का प्रेशर होता है?
पढ़ाई का प्रेशर होता है, लेकिन आर्ट की असाइनमेंट्स रोज़ की इतनी सारी होती हैं, उसके लिए एक्स्ट्रा टाइम निकालना पड़ता है। लेकिन अगर शौक़ हो तो फिर हम लोगों को वो सारा काम मुश्किल नहीं लगता। अच्छा, कि हम लोगों को लग रहा होता है कि नहीं, हम लोग शौक से बना रहे हैं, एक ये भी बना लेते हैं, ये पेंटिंग भी बना लेते हैं। लेकिन नंबरों का प्रेशर होता है आर्ट की फील्ड में भी, कितने नंबर लेने, इतने नंबर कम आ गए, इतना जीपी आया, ये हुआ वो हुआ। होता भी है, लेकिन अगर सारों को बैलेंस करके नॉर्मल सबको टाइम दिया जाए तो फिर शायद नहीं ऐसा होता। फिर शायद नहीं होता एक बैलेंस लेके। अच्छा, एक आर्टिस्ट जो है वो कहते हैं कि अपना इजहार कर रहा होता है ना, अपने टैलेंट का, अपनी फीलिंग्स का। So where do you get inspiration from? Do you listen to music? Do you talk to birds, animals? कि हर चीज को देख के लग रहा होता है काश मैं इसको कैप्चर कर लूं, मैं ये बना लूं। अच्छा, किसी भी चीज को देख के लग रहा होता है कि नहीं, ये पार्ट अच्छा है, ये ट्रीज अच्छे लग रहे हैं, मैं ये बना लेती हूँ। यहीं पे बैठ के मेरे पास स्केच पैड मिल जाए, मुझे पेंसिल्स मिल जाए, मैं यहीं पे बैठ के ड्रॉ कर लूँ, सीन मिस ना हो जाए, अच्छा लग रहा है, कलर्स अच्छे लग रहे हैं। ये हर वक्त फीलिंग आती रहती है। अच्छा, हमारे सेट को देखो, इसका कौन सा कॉर्नर तुम कौन सा फील करना चाहोगी पेपर पे, फील उसकी लेके आना चाहोगी, कौन सी साइड? मुझे बॉटल्स बहुत प्यारी लग रही हैं। बॉटल्स बहुत प्यारी लग रही हैं। अच्छा, सी लुक आ रही है बहुत। और इधर पीछे भी तो देखो ना, वो देखो मेरा क्लास फेलो उधर बैठा हुआ है, वो है ना। यानी कि अगर ये किड्स वाला पार्ट है तो ये बहुत यहाँ पे सूट कर रहा है, कि बहुत अच्छा लग रहा है कि सबको कलर्स अट्रैक्ट कर रहे हैं। Great. Kashif, thank you very much. All the best for a very bright future. Thank you. आप जैसे talented students को, बच्चों को हम encourage करते हैं अपने इस प्रोग्राम में। आप भी अगर आर्ट में या किसी भी फील्ड के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं और आप समझते हैं आप कुछ अच्छा सा काम कर रहे हैं, हमें कांटेक्ट कीजिए। ब्रेकफास्ट एट होम हमारा फेसबुक पेज है, इस पर इनबॉक्स करें, या मेरा जो फेसबुक पेज है तौसीक हैदर, उस पर हमें इनबॉक्स करें। इसी तरह हमें कशिफ ने भी रब्ता किया था और हम आपको कहेंगे वार्म वेलकम टू द शो। आप पाकिस्तान के किसी भी कोने में हैं, इस्लामाबाद का रास्ता मुश्किल नहीं है, आए ज़रूर आए, हमारे शो में आए। हम चल के लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद हमारे साथी वो ख़ास तौर पे तैयार हो जाएं जो 8वीं या 10वीं से ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर सके किसी भी वजह के बिना, और उनके लिए आज सबीना हमारी करियर एक्सपर्ट बहुत अच्छे कुछ सॉल्यूशंस और कुछ मशवरे लेके आ रहे हैं। रही मेरे साथ, अभी मिलते हैं। ब्रेकफास्ट एट होम के सेट्स पे हम पीटीवी होम और पीटीवी ग्लोबल के साथ साथ पीटीवी न्यूज़ के नाजरीन को भी खुशामदीद कहेंगे। आज एक बहुत अहम मौजू पे हम आगाज़ में बात करने चले हैं, और इसके बाद एक और अहम मौजू पे भी बात करेंगे। लेकिन हम जो ये करियर्स का सेगमेंट सजा के लाते हैं साथियों, आपके लिए इसमें हमें बहुत ज़्यादा फीडबैक ये मिला कि जी आप अक्सर बात कर रहे होते हैं कि जी आप MBA कर लेंगे तो क्या होगा, आप IT प्रोफेशनल हैं तो क्या है, आप जनाब डॉक्टर बनने की क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और इंजीनियरिंग के कौन कौन से शोबे हैं, और ये वो, और बिजनेस आपने करना है, साड़ी गल भी करो। हमने कहा आप कौन हैं, किसकी बात करें हम? उन्होंने कहा भाई हम वो हैं पाकिस्तान के शहरी जो किसी वजह से क्लास 8 के बाद 8वीं के बाद तालीम जारी नहीं रख सके। इसमें ख़वातीन भी हैं, हजरात भी हैं, बच्चे बच्चियां दोनों हैं। कुछ लोग मैट्रिक करके उसके बाद बावजूद तालीम मुकम्मल या आगे नहीं बढ़ा सकते। तो हम क्या करें? क्या आपके प्रोग्राम में हमारे लिए कोई कोना, कोई गोशा नहीं है? बिल्कुल ऐसी बात नहीं है जनाब। आपका भी पाकिस्तान टेलीविजन पे, पीटीवी पे उतना ही हक है जितना किसी डॉक्टर और इंजीनियर का है, और यही वजह है कि हम आज आपके लिए लेकर आए हैं सबीना अहमद को, जो कि एक करियर एडवाइजर हैं और इनके पास बड़े बड़े मुश्किल मसाइल के बड़े आसान से हल होते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सबीना, वेलकम टू द शो। और आप ये बताइए कि क्या आपके पास कोई सॉल्यूशंस हैं इन लोगों के लिए, इन साथियों के लिए जो 8वीं 10वीं के बाद तालीम मुकम्मल नहीं कर सके? ये लोग करियर में क्या करें, ये किस तरह से प्रोफेशनल बने? बिल्कुल तौसीक, बड़ी अहम बात आपने शुरू में कही कि एक अमूमी तासुर ये है कि सिर्फ जो तालीम है, जर्नल एजुकेशन जिसको हम कहते हैं, अमूमी तालीम, सिर्फ उसमें और मैट्रिक करने, ग्रेजुएशन करने, हायर एजुकेशन, स्पेशलाइज्ड एजुकेशन हासिल करने से ही सिर्फ रोज़गार का ताल्लुक है, जबकि ये तासुर बिल्कुल गलत है। बहुत सारे हमारा जो ख़ास तौर पे हमारी सूरत हाल है उसमें बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो 8वीं 10वीं के बाद
तालीम जारी नहीं रख सकते हैं। अगर मैं आपको कुछ स्टेटिस्टिक्स बताऊं तो एक रिसर्च ये कहती है, और ये बहुत सारी जो गवर्नमेंट के इदाद-ओ-शुमार हैं उसके ऊपर बेस्ड है, कि तकरीबन 5वीं तक 50% हमारा ड्रॉप आउट हो जाता है। तो जो अगर 100 बच्चों ने पहली जमात में दाखिला लिया है तो 5वीं तक पहुंचने में 50 बच्चे ड्रॉप आउट हो जाते हैं। ये बहुत बड़ी, ये बहुत बड़ा, और ये लड़कियों के लिए ये बहुत जल्दी होता है, लड़कों का बाय द टाइम दे रीच ग्रेड 5 तो ये ड्रॉप आउट है। और 10वीं तक आप हैरान रह जाएंगे कि सिर्फ 30% सर्वाइवल रेट है। यानी अगर 100 बच्चों ने पहली में दाखिला लिया तो बाय द टाइम मैट्रिक आता है या 10वीं ग्रेड आता है तो सिर्फ 30 रह जाते हैं, और 70 ड्रॉप आउट, 70 ड्रॉप आउट। तो आप ये देखें कि कितने कम बच्चे जो हैं वो एक्चुअली उन तालीमी मेयार को आगे ले जाने तक और मुख्तलिफ वजूहात की वजह से ड्रॉप आउट होता है। माशरी सूरत हाल की वजह से भी, एक्सेस के मसाइल की वजह से भी, माशरती प्रेशर्स की वजह से भी, सो ये सब चीज़ों की वजह से ये ड्रॉप आउट हो जाता है। अब और इसका ये मतलब है कि उनके लिए कोई रोज़गार के मौके नहीं है, कोई करियर में कोई ऑप्शंस नहीं है। ये तासुर भी अगेन बिल्कुल गलत है। तो फिर क्या है इसका हल? इसका हल एक जो तालीम का एक स्ट्रीम है वो कहलाता है टेक्निकल और वोकेशनल एजुकेशन ट्रेनिंग स्ट्रीम। ठीक है। ये उन लोगों के लिए है जो कि तालीम को जारी नहीं रख सके हैं या छोड़ना चाहते हैं। मतलब ये ज़रूरी नहीं कि आप ड्रॉप आउट हैं, आप मर्जी से भी टेक्निकल वोकेशनल की साइट पे जा सकते हैं। ये कोर्सेज जो है इनकी म्याद छोटी होती है और ये किसी एक हुनर में, किसी एक स्किल में आपको ट्रेन करते हैं। फ़ायदा ये है कि आप जैसे ही वो हुनर सीखें आप इमीडिएटली अपने आप को एम्प्लॉयमेंट के लिए तैयार कर सकते हैं। और ये लड़कों के लिए भी हो सकता है? और लड़कियों के लिए भी हो सकता है। और ये किस तरह के हुनर हैं उनकी हमें फहरिस्त बताइए, और ये बताइए कि ये इदारे कहाँ पे वाक़ई हैं? इसमें जो कोर्सेज की जो मियाद है वो 3 माह से लेके 1 साल तक होती है। अच्छा। कुछ शॉर्ट कोर्सेज कहलाते हैं, कुछ डिप्लोमा कोर्सेज कहलाते हैं। रेंज है बहुत बड़ी। लड़कियों के लिए कुछ मखसूस भी हैं, ट्रेडिशनल जिनको हम कहते हैं, जिस तरह ब्यूटिशन है, टेलरिंग है, फैशन डिज़ाइनिंग है, जो ट्रेडिशनल हैं। इसके अलावा ऑफिस असिस्टेंट, IT के मुख्तलिफ कोर्सेज, कंप्यूटर के हवाले से बहुत सारी जो ट्रेनिंग्स हैं वो भी इसमें शामिल है, जो लड़कों लड़कियों दोनों के लिए। लैंग्वेज कोर्सेज भी हैं जो दोनों के लिए। लड़कों के लिए जो है वो ऑप्शंस थोड़ी सी ज़्यादा हैं। प्लम्बिंग से लेके, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिशियन से लेके, कारपेंट्री से लेके, मेसनरी से लेके, शू मेकिंग से लेके, मोटर मैकेनिक। सो द रेंज इज स्लाइटली लार्जर। तो लेकिन सबीना, आप जब ये कहती हैं लड़कों के लिए हैं और लड़कियों, तो क्या हम यहीं पे ही दीवार खड़ी नहीं कर रहे? मसलन अगर लड़की एक मोटर मैकेनिक बनना चाहती है तो वो क्या कहेंगे, नहीं बाजी अस्सलाम वालेकुम, आप वो साथ वाले दरवाजे में चलिए, ऐसा हो? अनफॉर्चुनेटली बहुत अरसे तक तो ऐसा होता है, लेकिन अब थोड़ा सा शिफ्ट है। अब हम कहते हैं कि नॉन ट्रेडिशनल कोर्सेज में भी लड़कियां एनरोल होती हैं। मैं आपको एग्जांपल्स अगर दूं तो ड्राइविंग के कोर्स में पिछले कुछ अरसे में टीवेट इंस्टीट्यूट्स में लड़कियों के लिए अलग से क्लासेस चलाई गई, और उन्होंने कुछ बड़े शहरों में कम से कम करीम या जो ये कैब सर्विसेज होती हैं उसके अंदर जो है वो बहुत सारी ख़वातीन का रिक्रूट हुई हैं। और ये है, मतलब ये एम्प्लॉयमेंट ट्रांजिशन हो गई है। हाँ। इसी तरह से हम मेकअप की या फैशन की बात करें तो हम कहते हैं अच्छा ये लड़कियों के लिए कि वो पकौड़े बनाना सीखें। हाँ। लेकिन नहीं, वो मर्द भी जा सकते हैं। The best chefs in the world are men. So ये नॉन ट्रेडिशनल। शुक्रिया, आपने एक्सेप्ट किया। कोई क्रेडिट तो आपने हमें दिया। नहीं बिल्कुल, यू हैव इट। सो ये कुछ बिल्कुल स्टीरियोटाइपिंग है अगर हम देखें, लेकिन ये शिफ्ट अब ग्रेजुअली हमने देखा है, क्योंकि इनरोलमेंट अच्छा दोनों तरफ से, डिमांड साइड से भी लड़कियां भी इनरोल होना चाहती हैं, उनको फैमिली सपोर्ट भी है इनरोल होने की, और इंस्टीट्यूट्स आर ऑल्सो ओपनिंग देयर डोर्स कि ये आएँ। अच्छा, अब आप ये जो टेक्निकल वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स की आप बात करिए, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि क्या ये सूबाई हुकूमतों के अंडर आते हैं, वफाकी हुकूमत के अंडर आते हैं, या प्राइवेट सेक्टर? जो टीवेट सेक्टर जिसको हम कहते हैं, टेक्निकल वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग सेक्टर, वो पब्लिक सेक्टर में भी उसके इदारे हैं और प्राइवेट सेक्टर में भी हैं। हर सूबे में एक प्रोविंशियल अथॉरिटी है जिसका काम सिर्फ टीवेट प्रोविजन है। अच्छा। हर सूबे में ये अथॉरिटी मौजूद है। इसको प्रोविंशियल टेप्टास कहलाती हैं। इनके तहत इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो बनाए गए हैं। कुछ टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि डिप्लोमा कोर्सेज करते हैं, जिनका 3 साल तक म्याद है, जिस तरह DAE डिप्लोमा इन एसोसिएट इंजीनियरिंग, IT के कुछ कोर्सेज। फिर कुछ वोकेशनल
ट्रेनिंग सेंटर्स कहलाते हैं, GVTCs कहलाते हैं, जिनमें छोटे वोकेशनल कोर्सेज जो हैं वो रन किए जाते हैं, जैसे कारपेंट्री है जी, मिक्स ट्रेड्स होते हैं, वो रन किए जाते हैं। ज़्यादातर सेग्रीगेटेड हैं, लड़कों के इंस्टीट्यूट्स अलग हैं, लड़कियों के इंस्टीट्यूट्स अलग हैं, लेकिन कुछ इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं जहाँ पे जो कॉमन ट्रेड्स हैं वो इकट्ठे को एजुकेशन। जी, ये तमाम जो सरकारी इदारे हैं उनकी तो तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में उनकी प्रेजेंस मौजूद है, हर डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर उनका डिस्ट्रिक्ट लेवल जी, हर वेरी गुड, काफ़ी वाइड कवरेज है। और फिर कुछ प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत सारे इदारे हैं। प्राइवेट सेक्टर वाले इदारे जो हैं वो ज़्यादातर बड़ी शहरों में मखसूस हैं, और वो ज़्यादातर जो है वो IT से रिलेटेड, आर्किटेक्चर से रिलेटेड उनका थोड़ा रुझान इस तरफ है, लेकिन जो पब्लिक सेक्टर इदारे हैं उनका मेन्यू इन टर्म्स ऑफ ट्रेनिंग बहुत वसी है। अच्छा सबीना, ये बताइए अब कि अब क्योंकि आप आपको हम एक करियर का मुशीर, कैसी उर्दू मैंने निकाली है हाँ। तो आप एडवाइस करती हैं स्टूडेंट्स को, ये बताइए कि 8वीं 10वीं के बाद क्या फ्यूचर है इस तरह का? एक डिप्लोमा कर लेने से, कारपेंट्री का डिप्लोमा मैंने कर लिया, तो एक वो कारपेंटर और मैं कारपेंटर में फ़र्क होगा जिसने डिप्लोमा नहीं किया हुआ, जो अपने बाप दादा से सीख के आया है, या ओए छोटे आरी फड़ाई, उस तरह भी तो उसने कारपेंट्री सीखी है। बिल्कुल। उस कारपेंटर और सर्टिफाइड कारपेंटर में क्या फ़र्क होगा? उससे पहले मैं एक और बात कहना चाहूँगी कि एक ये तासुर भी है कि हम जो भी तालीम हासिल करते हैं उसको कहीं मुलाजमत मिल जाएगी, तो हमारी जो एम्प्लॉयमेंट की सोच है ना वो बहुत सेंट्रिक है टूवर्ड्स वेज्ड एम्प्लॉयमेंट, मुलाजमत, नौकरी। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली एम्प्लॉयमेंट जो है उसकी बहुत डिफरेंट शक्ल है। हमारी इकॉनमी ऐसी है कि हमारे यहाँ माइक्रो एंटरप्राइजेस, स्मॉल एंटरप्राइजेस ज़्यादा हैं, एग्रीकल्चर इकॉनमी है, इसमें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो है वो बहुत बड़ा सेक्टर है। तो ये समझना कि जो काम करें उससे हमें सिर्फ मुलाजमत कहीं मिल जाएगी, ये बिल्कुल एक गलत तासुर है। ना हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड देखें, 60% लोग अगर हमारे नौजवान हैं, और फिर हमारा आप इंडस्ट्रियल बेस देखें तो कितनी खपत है उसके अंदर। सो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो है वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा, और SME जो है वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा एवेन्यू और सेक्टर है। अब इसमें जो दूसरी चीज़ है वो ये कि आज ज़्यादातर जो उस्ताद, पहले बात करते हैं उस्ताद शागिर्दी मॉडल के ऊपर जो है उसमें ट्रेनिंग होती है, जो स्पेसिफिक ट्रेड्स होते हैं, जैसे कारपेंट्री है, जैसे शू मेकिंग है, ये ट्रेडिशनल ट्रेड्स हैं जिसके अंदर वाला रिश्ता चलता है, और उसमें कोई कबाहत नहीं है, वो बिल्कुल है। बल्कि अब जो TVET प्रोविज़न है उसके अंदर एक सेगमेंट कहलाता है RPL, रिकग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग। अगर आपने उस्ताद शागिर्दी मॉडल से कोई चीज़ सीखी है तो आप उसके ऊपर एक टेस्ट देके अपने आप को सर्टिफाई भी करा सकते हैं। अच्छा, तो एक प्रोविज़न आपको ये भी कि आप उसको डिस्काउंट बिल्कुल नहीं कर सकते जो एक्सपीरियंस आपने किसी यानी उस्ताद शागिर्दी मेंटोर मॉडल में सीखा है। मैं अगर मोटर मैकेनिक करता आया हूँ तो उसके बाद हो सकता है मुझे वो 1 साल की चीज़ जो है वो 4 महीने लगा के उसको पॉलिश अप करके मुझे सर्टिफिकेट आप एक टेस्ट देंगे और आपको वो सर्टिफिकेट मिल जाएगा। दूसरा ये कि सर्टिफिकेशन का फ़ायदा ये होता है कि एक तो वो स्टैंडर्डाइज्ड है, आप जहाँ पर भी जाएंगे आप वो एक सर्टिफिकेट है, एक रिकग्निशन है कि ये आपको आता है। और मेरा ख्याल है बाहर के ममालिक में बिल्कुल ये कहने लगी थी कि अगर आपने अपनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को बाहर के, ख़ास तौर से हमारे यहाँ मिडल ईस्ट में बहुत ज़्यादा जो है वो एक ख़ास स्किल्स बहुत रिक्वायर्ड है, तो वहाँ पे वो सर्टिफिकेट की वक़्त बहुत ज़्यादा है। तो इस वजह से सर्टिफिकेशन बिल्कुल ज़रूरी है, अहम है। सर्टिफिकेशन करने के लिए आप थोड़ी थ्योरी भी पढ़ते हैं, प्रैक्टिस भी होती है, तो वो जाहिर है आपकी जो भी महारत है उसको वो मज़ीद पॉलिश कर देती है। अच्छा जी, अब ये बताइए कि 8वीं 10वीं करने के बाद इस वक्त जो हमारे स्टूडेंट्स या नौजवान हमारी बात सुन रहे हैं, उनमें से कोई आपकी बात से एग्री करते हुए और इंस्पायर होके कहीं पे दाखिला लेना चाहते हैं, क्या तरीका है, कैसे पता चलेगा कि मेरे डिस्ट्रिक्ट में कहाँ पे ये इदारा है, मैं कैसे रब्ता करूँ, कोई वेबसाइट, कोई सारे जितने प्रोविंशियल सरकारी जो टेफ्टा के इदारे हैं इनकी तो एक वेबसाइट्स हैं। हर 6 महीने बाद, 3 महीने बाद जब भी कोर्सेज अनाउंस होते हैं तो वो अखबारात में, रेडियो के ऊपर उसका इश्तिहार होता है। अच्छा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो उसको ज़रूर वॉच आउट फॉर दैट। टेफ्टा के इंस्टीट्यूट्स हैं, GVTCs कहलाते हैं इदारे, हर मतलब काफ़ी विजिबल उनकी प्रेजेंस है, उनको देखा जा सकता है। अगर ऑनलाइन इंटरनेट की सहूलत मौजूद है तो इनकी अपनी वेबसाइट हैं जिस पे तमाम कोर्स कंटेंट्स, उनकी एडमिशन डेट्स, एडमिशन क्राइटेरिया, एडमिशन फ़ी, सारी मालूमात जो हैं वो मौजूद हैं। और इदारे सर
सब्सिडाइज्ड है। जो सरकारी है वो बहुत सब्सिडाइज्ड है, बल्कि बहुत सारे पैरेलल हम कुछ इनिशिएटिव्स हैं इस वक्त जो चल रहे हैं जिसके अंदर स्टाइपेंड भी दिया जाता है। तो अगर आप किसी कोर्स में इनरोल होते हैं तो उसमें आपको इनरोलमेंट का स्टाइपेंड दिया जाता है, आपको फ़ी नहीं देनी पड़ती। कोई एज लिमिट होती है? एज लिमिट भी रिलैक्स्ड है, स्पेशली स्पेशल इनिशिएटिव्स में तो एज लिमिट भी काफ़ी रिलैक्स्ड है, क्योंकि मैंने जिस तरह कहा कि हमारे यहाँ ड्रॉप आउट रेट बहुत ज़्यादा है, बहुत शरह ज़्यादा है उन लोगों की जो कि स्कूल छोड़ के और फिर किसी काम में लग जाते हैं, फिर वापस एजुकेशन की तरफ आ जाए। तो कुछ फ्लेक्सिबिलिटी है एज उसमें, और अभी जिस तरह मैंने कहा कि इवन एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है वो भी लोअर कर दी जाती है। लड़कियों के लिए मैंने अक्सर देखा है कि 5वीं तक भी अगर उन्होंने पढ़ा हो तो कोर्सेज में इनरोल कर लिया जाता है। थोड़ी सी रिलैक्सेशन है। अच्छा सबीना, ये बताइए कि आई डोंट नो आपके पास ये आदाद शुमार हैं या नहीं, लेकिन मैं आपकी बात सुनते सुनते मुझे इंटरेस्ट डेवलप हुआ ये जानने के लिए कि अगर एक इदारे के अंदर 300 की एक बैच में सीट्स हैं तो अंदाजन कितने लड़के लड़कियां अप्लाई करते होंगे? कम करते हैं, ज्यादा करते हैं? फिर उसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है? जो ऐसे किसी इदारे में दाखिला मिलना मुश्किल है? ये सुना नहीं है कि मुश्किल है, क्यों एक तो कोर्सेज छोटे हैं तो वो उसका एक वक्त पे मुतवातिर आपके वो साइकिल चलता रहता है। तो वो एक जिस बड़े कोर्सेज के लिए जो है वो ज़ाहिर है टाइम बाउंड होते हैं, एकदम इनरोलमेंट इनटेक नहीं होता है, लेकिन इसमें एक टर्न अराउंड 3-3 महीने वाले वो जल्दी जल्दी होता है। जल्दी ये मैंने शिकायत कभी सुनी नहीं है, और मेरा बहुत इत्तेफाक होता है बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में जाने के लिए और अक्रॉस पाकिस्तान और बहुत सारे लोगों से मिलने के लिए, तो कभी ये नहीं सुना कि जी वेट लिस्टेड हैं या दाखिला नहीं मिल रहा या उसको उसमें कोई मसला है। ये शिकायत नहीं सुनी। ग्रेट। सबीना ने आज बहुत अच्छे और आसान अल्फाज के अंदर साथियों हमारी तवज्जो एक और करियर के एवेन्यू की तरफ दिलवाई है जिसको टेक्निकल एंड वोकेशनल ट्रेनिंग कहते हैं। और ये मेरा आपसे वादा है कि आज तो ये इब्तदाई सी गुफ्तगू थी, हम अलग अलग भी एक एक डिसिप्लिन को, एक एक करियर को भी लेके चलेंगे और सबीना को हम आइंदा भी मदऊ करते रहेंगे ताकि हम ये देख सकें कि पाकिस्तान के मिसाल के तौर पे नर्सिंग के शोबे में क्या अपॉर्चुनिटीज हैं या प्लम्बिंग के शोबे में क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, आईटी में क्या काम, आईटी में क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, और वो किस तरह से आप अपने आप को बहुत ज़्यादा एमए बीए की डिग्रियां लिए बिना भी टेक्निकली अपने आप को एक्सपर्ट बना के एक प्रोफेशनल बन सकते हैं। लफ्ज़ प्रोफेशनल भी इतना भारी भरकम सा है ना सबीना के प्रोफेशनल जब हम कहते हैं तो हमें लगता है कि बस कंधों में बोझ आ गया कम से कम एमबीए किया हुआ हो तो आप एक प्रोफेशनल हैं, या एमए किया हुआ हो या एमएससी किया हुआ हो। सो थैंक यू कि आपने हमें ये याद दिलाया कि बड़ी बड़ी डिग्रियों के बिना भी आप एक अच्छे प्रोफेशनल बन सकते हैं। एक अच्छा टैक्सी ड्राइवर भी एक अच्छा प्रोफेशनल होता है, एक अच्छा इलेक्ट्रिशियन भी एक अच्छा बाइज्जत बावकार रोजगार कमाने के होता है। सबीना थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। हम चल के लेंगे जनाब एक छोटा सा मशहूरिया ब्रेक, और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो आज हमने आपको बताना है कि डायबिटीज यानी शुगर के जो मर्ज है, इसके लिए अब बिल्कुल दुनिया के अंदर एक नई अप्रोच इसके इलाज के लिए ढूंढी जा रही है कि जिसके अंदर कोई एक डॉक्टर नहीं, मसलन घुटनों का डॉक्टर भी जो है वो डायबिटीज के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहा है, आंखों का डॉक्टर भी डायबिटीज में कंट्रीब्यूट कर रहा है। इस हवाले से नई स्ट्रैटेजी और नई अप्रोच क्या है, ये पाकिस्तान में भी मौजूद है। इस हवाले से बात करेंगे, रही मेरे साथ, अभी मिलते हैं। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे ब्रेकफास्ट एट होम के सेट्स पे, और हमें इस वक्त देख रहे हैं पीटीवी ग्लोबल के नाजरीन, पीटीवी न्यूज़ के नाजरीन और पीटीवी होम के नाजरीन। हम सबको खुशामदीद कहेंगे इस खास सेशन में जो आज हमने सजाया। और आज हम साथियों बात करने चाह रहे हैं कि शुगर की बीमारी, डायबिटीज़ के इलाज के लिए इस वक्त एक नई अप्रोच पूरी दुनिया में आई है, और सुना है कि बड़ी कामयाब अप्रोच है, और ये अप्रोच अब पाकिस्तान में भी आई है। और इस अप्रोच को आप आसान लफ्ज़ों में कहें तो इसको यूं हम इसका मफ़हूम बयान कर सकते हैं कि एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 4-5 डिफरेंट स्पेशलिटी के फिजिशियंस और डॉक्टर्स मिल के शुगर का
के पेशेंट को हैंडल करते हैं या उसका इलाज करते हैं, जिसके अंदर बहुत सी स्पेशलिटीज हैं। 4 आज हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मुश्तरका अस्सलाम वालेकुम। मुश्तरका वेलकम टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू। हम आपसे क्विकली तारुफ कराते चलें। हमारे साथ डॉक्टर ताहिर मसूद है और ताहिर जो है ये एक आंखों के डॉक्टर हैं। जी। आप गलत प्रोग्राम में आ गए, वो आंखों वाला प्रोग्राम साथ वाले स्टूडियो में हो रहा था, ये शुगर का गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर ताहिर। थैंक यू सो मच जी। वालेकुम सलाम। और बहुत हम शुक्रिया। जानेंगे कि आप कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं इसमें। डॉक्टर नुज़रत हमीद हमारे साथ हैं और ये डायबिटोलॉजिस्ट हैं। एक तो ये डॉक्टर नुज़रत जैसे डॉक्टर्स जो है ना, ये हम सबको इम्प्रेस करने के लिए हर कुछ अरसे के बाद एक नई इस्तिलाह ले आते हैं। मतलब डायबिटोलॉजिस्ट भी अब एक डायबिटीज एक स्पेशलिटी बन गई। डायबिटीज एक स्पेशलिटी, यू आर एब्सोल्युटली राइट। बहुत बहुत शुक्रिया Thank you. डॉक्टर साहबा, आप हमारे शो में आई। डॉक्टर नुज़रत, डॉक्टर नौशीन से आप सब लोग वाकिफ हैं, हमारी रेगुलर सेगमेंट होस्ट है और एक न्यूट्रिशनिस्ट हैं और हेल्दी लाइफस्टाइल की एक्सपर्ट है। डॉक्टर नौशीन, वेलकम वंस अगेन। और डॉक्टर कामरान जो है ये गोडों गिट्टों के डॉक्टर हैं बेसिकली। आप क्या कहते हैं जी? आपने भी अपना मुश्किल से एक नाम रखा है, ऑर्थोटिस्ट। ऑर्थोटिस्ट। अब ये भी मुझे इम्प्रेस करने के लिए ये भी हम आपसे जानेंगे। ऐसे बताएं, ऑर्थोटिस्ट मुख्तसरन होता क्या है? मुख्तसरन होता ये है कि जो हमारी हड्डियों या जोड़ वगैरह की जो बीमारियां होती हैं उनको सपोर्ट्स के साथ बाहर से जो है वो ट्रीट करने के लिए ऑर्थोटिस्ट प्रोफेशन जो है वो बनाया गया है। ये ऑर्थोपेडिक की एक शाख है। एक शाख है जी, लेकिन ये है कि इसके अंदर हम सर्जरीज नहीं करते, सर्जरी के अलावा जो है वो ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, यानी कि बस आपके भी कोई खास फिर औजार होते होंगे जी, ना? जी, है ना? इस पे तफसील से हम बात करेंगे। तो जनाब, ये 4 डिफरेंट स्पेशलिटी के डॉक्टर्स हैं, लेकिन जो इंटरनेशनल अप्रोच है टू ट्रीट डायबिटीज, उसमें इस तरह की स्पेशलिटीज मिलकर काम करें। लेकिन डॉक्टर साहब, हम आपसे बात शुरू करना चाहेंगे, डायबिटीज या शुगर असल में होती क्या है, बॉडी के अंदर हो क्या रहा होता है? जी बिल्कुल। डायबिटीज़ या ज़ियाबतीस जिसे हम कहते हैं या शुगर का मर्ज़, उसमें ब्लड में शुगर के लेवल्स बढ़ जाते हैं। ठीक है। क्यों बढ़ते हैं? इसलिए बढ़ते हैं कि या तो इंसुलिन बननी बंद होगी हमारी बॉडी में, जो हमारा पैंक्रियास है या लबलबा है वो इंसुलिन बना नहीं सकता। ठीक है। या ये कि इंसुलिन तो बन रही है लेकिन हमारी बॉडी रिसेप्टिव नहीं है, ओवरवेट होने की वजह से या किसी और वजह से, तो इंसुलिन जो है काम करना छोड़ देती है। और ये जो हम कहते हैं वो इंसुलिन के इंजेक्शन लगा रही है या लगा रहा है, तो वो इंसुलिन है जो वैसे नेचुरली बॉडी खुद बनाती है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जब वो बंद हो जाती है तो फिर हमें बाहर से लगाना पड़ता है, इंटरवीन करना पड़ता है। अब होता ये कि जब ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है तो हम सोचते हैं कि ठीक है शुगर लेवल बढ़ गया, लेकिन ये एक रूट कॉज होता है बहुत सारी प्रॉब्लम्स का। डायबिटीज़ मल्टी सिस्टम डिजीज़ कहलाता है, यानी कि बहुत सारे सिस्टम्स को अफेक्ट करता है। हमारी आंखों को इफेक्ट करता है, हमारे हार्ट्स को इफेक्ट करता है, पैरों को इफेक्ट करता है, फुट और लेग एम्पुटेशन इसकी वजह से होती है। तो ये अवेयरनेस अभी हम आहिस्ता आहिस्ता अपने लोगों में लाने की कोशिश कर रहे हैं। एक छोटा सा सेंटर है इस्लामाबाद में जहाँ पे हम सब साथी इकट्ठे होते हैं और वी लुक आफ्टर डायबिटीज़ पेशेंट्स। अच्छा डॉक्टर ताहिर, ये बताइए कि ये कॉन्सेप्ट क्या है कि बहुत से डॉक्टर्स मिल के मतलब इसका मतलब बड़ा औखा मर्ज है ये डायबिटीज़ जो है। मतलब दिल का मर्ज लाहक हो गया तो वो दिल का डॉक्टर। डायबिटीज़ एक ऐसा मर्ज है जिसमें बहुत से डॉक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है। ये अप्रोच कहाँ से, किस मुल्क से शुरू हुई और अब पाकिस्तान पहुँची? असल में डायबिटीज़ जिस तरह से डॉक्टर साहब ने बताया पूरे जिस्म को इफ़ेक्ट करती है, क्योंकि ये आपकी सर्कुलेशन को इफ़ेक्ट करती है, आपकी सेंसेशंस को इफ़ेक्ट करती है। तो ये आपके दिमाग को, दिल को, किडनीज़ को, आँखों को, जोड़ों को, मतलब आपकी स्किन को, हर चीज़ को इफ़ेक्ट करती है। तो ये सिर्फ कॉमन सेंस ही थी कि चूँकि पूरा जिस्म एक जो है अलहदा तो आइसोलेटेड डिफरेंट टिश्यूज़ नहीं है, सारा एक पूरा हमारा जिस्म होता है। तो इसी तरह जो मुख्तलिफ स्पेशलिस्ट हैं वो भी आइसोलेशन में काम ना करें। तो ये कॉन्सेप्ट तो बहुत अरसे से अब जो है वर्ल्ड वाइड प्रैक्टिस हो रहा है। पाकिस्तान में थोड़ा सा जो है ये नया कॉन्सेप्ट है और हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि हम आज तो वैसे मौजूद हैं, हम इकट्ठे डेली इकट्ठे काम करते हैं, तो हम दोस्त भी हैं और एक ही जगह पर इस्लामाबाद में। अच्छा, मसलन डॉक्टर कमरान, होता क्या है एक्चुअली? मसलन एक मरीज़ आया है और वो शुगर का मरीज़ है और उसकी उम्र है कितनी जी? 40 साल जी, 45। तो फिर कैसे वो कहेंगे अच्छा अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, डॉक्टर कमरान के पास जाएगा, फिर डॉक्टर ताहिर के पास जाएगा, फाइल उठाई हुई फिर डॉक्टर नौशीन के पास जाएगा? हाउ डज इट एक्चुअली हैपन? अच्छा, बेसिकली हमारी टीम लीड जो है वो डॉक्टर नुज़रत हैं। सो इफ़ समबॉडी कम्स आउट ऑफ द, मतलब कोई वैसे ही चल के अगर आ रहा है हमारे क्लिनिक में, तो पहले डॉक्टर नुज़रत उसको चेक करेंगे, क्योंकि वो डायबिटोलॉजिस्ट हैं और वो
पूरी केयर जो है उसको मॉनिटर करती हैं। तो वो कुछ बेसिक चेक्स होते हैं, वो भी हमने अभी हम करने लगे हैं इंट्रोड्यूस, कि जब एक पेशेंट आए और वो पहले किसी डॉक्टर के पास नहीं गया हुआ तो उसको हम स्क्रीन कर लें। तो डॉक्टर नुज़रत डिसाइड करती हैं कि नहीं, ये कामरान के पास नहीं जाना चाहिए, इसको सिर्फ मैं फॉलो अप करूँगी, या डॉक्टर नौशीन फॉर एग्जांपल, इसकी सिर्फ न्यूट्रिशन को जो है ना हमने कंट्रोल करना है। ओके। या सिर्फ मैं और डॉक्टर ताहिर देखेंगे, क्योंकि इसका सिर्फ आँख का मसला है, फ़िलहाल पाँव में इसका प्रॉब्लम नहीं है। अगर पाँव में प्रॉब्लम हुआ और आँख में नहीं हुआ तो फिर वो कहती हैं कि मैंने और कामरान ने देखना। तो वो फिर इस तरह से हम एक टीम वर्क जो है उसके साथ ये काम कर रहे हैं। और जो आप फाइल उठाने की बात कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है पाकिस्तान में, क्योंकि अगर एक बड़े हॉस्पिटल में भी आप चले जाएं, एक पेशेंट के साथ उसका अटेंडेंट भी होता है, तो ये एक फैमिली पे एक बर्डन है। तो अभी इस तरह होता है कि वो कहते हैं आप डायबिटोलॉजिस्ट के पास फॉर एग्जांपल चले गए और ये सारी टीम अगर उस हॉस्पिटल में मौजूद भी है, तो पेशेंट व्हील चेयर पे है, आप उसको कहते हैं अच्छा अब आपने दिखा लिया, अभी आप नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट चले जाएं। वो बेचारा उसको लेके जा ही नहीं सकता पूरा दिन। अगर वो लेके जाता भी है तो इतने ज़्यादा बैकलॉग है पेशेंट्स का कि वो उस दिन में हैंडल नहीं होता, अगले दिन आना पड़ता है। तो डॉक्टर साहब ऐसा नहीं हो सकता कि पेशेंट एक कमरे में जाके बैठ जाए और वहीं आके उसको मुख्तलिफ डॉक्टर देख ले? जी हम यही कर रहे हैं। ओके। हमारा यही करते हैं। हमारा आइडियल एनवायरनमेंट ही इस तरह है कि पेशेंट को ना भागना पड़े, हम जो है वो मुख्तलिफ डॉक्टर्स जो हैं वो उसको चेक कर लें एक ही जगह पे, अगर वो मूव नहीं कर सकता। डॉक्टर नौशीन, मीठे के बगैर जिंदगी मेरा और हमेशा ना तौसीक का ही रहता है। एक मीठा जो है ना, मेरे का तौसीक की एक अलग से बुक आएगी, मेरी एक अलग से बुक आएगी, जिसमें जो होंगे ना हमारे डिफरेंट ओपिनियंस होंगे। भाई मेरी जो किताब है वो तो एक सफ़े की किताब है और वो ये कि मीठे के बगैर जिंदगी नामुकम्मल है, फकत तौसीक है बस। तो मेरी किताब तो मैंने आपको पढ़ के सुना दी है। ये लंबी चौड़ी किताब लिखेंगे कि जिसमें दैट्स फाइन। मॉडरेशन इज द क्योर। मॉडरेशन होनी चाहिए हर चीज़ में। अगर आपको मीठा छोड़ना हल नहीं है नहीं, बिल्कुल छोड़ना नहीं। इट डिपेंड्स कि हर पेशेंट इंडिविजुअल होता है ना। अगर आपकी डायबिटीज़ आउट ऑफ कंट्रोल है फिर तो हम आपको कहेंगे जी सख्ती करेंगे थोड़ी सी कि फ़िलहाल आप शुगर से बचें, ठीक है ना, मीठी चीज़ों से बचें। लेकिन जैसे आप कंट्रोल कर लेंगे अपनी डायबिटीज़ को एंड यू वांट टू हैव समथिंग टू ईट और आप कुछ खाना चाहते हैं तो फिर आपको मॉडरेशन सिखाएंगे कि अगर आपका दाल में खाना जी। हाँ, मैं ये कह रही थी कि बेसिकली जो हमारी जो अप्रोच है, सबसे पहले तो ये है कि हम कोशिश करते हैं कि थ्रू डाइट कंट्रोल हो। लेकिन अगर आपको कोई भी पेशेंट वॉक इन कर रहा है जो कि 2-3 साल से डायबिटिक है और उसकी जो ब्लड रिपोर्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे जा रही हैं, देन फिर हमारा सबसे पहले अप्रोच होती है कि इसकी आइज़ भी इफेक्ट हुई हुई होंगी, इसकी पाँव में भी देखना चाहिए, इसका हार्ट भी इफेक्ट हुआ होगा, तो वो सारी चीज़ें हैं। सो बेसिक जो होता है डायबिटीज़ की पहली अप्रोच जो होती है वो डाइटरी इंटरवेंशन है, मतलब खुराक के जरिए अपनी ब्लड शुगर लेवल्स को आप कंट्रोल और इंसुलिन के इंजेक्शनों तक नौबत ना ही पहुंचे। तो, एग्जैक्टली। अच्छा है। डॉक्टर कामरान, डॉक्टर नौशीन, डॉक्टर नुज़रत और डॉक्टर ताहिर हमारे साथ मौजूद हैं और आज हम डायबिटीज़ के मर्ज़ को एक होलिस्टिक सिनर्जाइज्ड मेडिकल इंटरवेंशन के ज़रिए हल करने की बात करें। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और वक्फे के बाद जब वापस आएंगे तो मैं इन माहिरीन से जानना चाहूँगा कि इस वक्त लेटेस्ट रिसर्च क्या कह रही है कि क्या अगर मेरे नाना नानी दादा दादी वालिदैन को डायबिटीज़ थी तो क्या ज़रूरी है और ये लाजिम है कि मुझे भी होगी, या ये जो इनहेरिटेड डायबिटीज़ है इसका कोई क्योर आ चुका है, और क्या लाइफस्टाइल और डायबिटीज़ का कितना आपस में रिश्ता और जोड़ है, इस हवाले से बात करेंगे। रही मेरे साथ, अभी मिलते हैं। डॉक्टर नुज़रत, डॉक्टर ताहिर, डॉक्टर नौशीन और डॉक्टर कामरान हमारे साथ मौजूद हैं और आज हम बात कर रहे हैं कि डायबिटीज़ का मर्ज़ जो है वो एक होलिस्टिक सिनर्जाइज्ड अप्रोच के साथ किस तरह उसको काउंटर किया जा सकता है, उसको हल किया जा सकता है, उसको फाइट किया जा सकता है, उससे लड़ा जा सकता है। आंखों के बारे में डॉक्टर ताहिर कहा जाता है कि अगर आपको शुगर हुई है तो आंखें तो इफेक्ट होंगी ही होंगी। ये क्या बचपन के दोस्त हैं दोनों, या क्या चक्कर क्या है, ये आंखें क्यों ही इफेक्ट होती हैं बहुत ज़्यादा? जी, तो सबसे पहले तो वैसे मैं थोड़ा सा इसकी इम्पोर्टेंस, नज़र जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट सेंस है। अगर आप एक मिनट के लिए सोचें खुदा ना खासा आपकी नज़र चली जाए तो आपकी ज़िंदगी कितनी प्रोफाउंड तरीके से, तो आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी जो पढ़ाई है, जो यंग लोग हैं, जो लोग नौकरी कर रहे हैं,
आप अपनी फैमिली के किस तरह से लुक आफ्टर करेंगे। तो ये बहुत ही सीरियस मैटर है, अल्लाह की बहुत ही एक बड़ी नेमत है। तो मैं कुछ स्टेटिस्टिक्स पहले शेयर करना चाहूँगा कि एक जो स्टडी थी 2010 से, उसमें ये देखा गया कि जितने भी दुनिया में डायबिटिक्स हैं उसमें से 1/3 जो हैं उनकी आँख का रेटिना जो है वो इफ़ेक्ट होता है शुगर की वजह से। तो ये बहुत बड़ा नंबर है। 1/3 का मतलब है तकरीबन 33-34%। बिल्कुल। और वो जो फिगर है उसका मज़ीद 1/3 जो है उसको विजन थ्रेटनिंग, मतलब ऐसा कि बिल्कुल ब्लाइंडनेस तक आप पहुंच जाते हैं। तो ये आपको पता है मिलियंस में जो है उसका 1/3 हो गया तकरीबन 10-11%। बिल्कुल। यानी 10-11% और हमें पता है कि 300 मिलियन से 400 मिलियन के करीब जो है अभी जो है वर्ल्ड वाइड ऑन द राइज है डायबिटीज़। तो ये एक बहुत ही बड़ा बर्डन है जो कि ब्लाइंडनेस का है। तो एसेंशली ये है कि डायबिटीज़ चूँकि सर्कुलेशन को अफेक्ट करती है, तो आँख और रेटिना जो है ये बहुत ही नाजुक एक टिशू है, तो ये बहुत जल्दी इफ़ेक्ट हो जाता है। अच्छा। तो इसलिए जो है ये भी हमें पता है कि वर्ल्ड वाइड अगर आप फिगर्स देखें तो जो डायबिटिक रेटिनोपैथी है, जो रेटिना पर असर होता है शुगर का, ये चौथे या 5वें नंबर पर ब्लाइंडनेस की कॉज है। लेकिन जो यंग ग्रुप है जिनको शुगर होता है 20 से लेकर 60 तक, उसमें ये आप समझें कि शायद पहले या दूसरे नंबर पे है। अच्छा। तो ये बहुत ही इसका सिग्निफिकेंट असर है। और इसकी जो इंटरवेंशन है वो कोई सर्जिकल इंटरवेंशन होती है या सिर्फ मेडिसिन? तो इसमें जो बीमारी की नेचर ये है कि ये बहुत सडन चेंजेस नहीं होते, ग्रेजुअल चेंजेस होते हैं। तो ये इन सम वेज एक अच्छी चीज़ भी है कि चूंकि ग्रेजुअल हो रहा होता है, अगर आपको टाइमली पता लग जाए तो आप पकड़ सकते हैं। लेकिन ये एक नेगेटिव बात भी है क्योंकि इतना ग्रेजुअल है कि पेशेंट को बहुत लेट पता चलता है। तो इसीलिए स्क्रीनिंग प्रोग्राम के बहुत ज़्यादा अहमियत है कि अगर आपको शुगर है तो साथ साथ आपकी नज़र की स्क्रीनिंग होते रहनी चाहिए ताकि अगर उस पर कोई फ़र्क आ रहा है तो वो उसको कैच कर लिया जाए। दुनिया में जितने भी स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स हैं, यूएस बेस्ड हैं, यूके बेस्ड, जिन्होंने सजेशंस दी हुई हैं, तो वो ये मशवरा देते हैं कि अगर आपकी उम्र 12 साल से ज़्यादा है, क्योंकि बच्चों में भी शुगर होती है, तो आपका एनुअल आई चेक आपका कंपल्सरी है। और उसमें जो है आपके जब हमारे पास, जैसे मेरे पास मरीज़ आएंगे तो उनका स्लिट लैंप एक टेस्ट होता है, उसमें आँख के सामने के हिस्से का मुआयना होता है। शुगर की वजह से आपको कैटरैक्ट या सफ़ेद मोतिया भी जो है एज से ज़्यादा हो सकता है, तो उसका मुआयना होता है। शुगर की वजह से आपको काला मोतिया या ग्लोकोमा जो है वो भी ज़्यादा कॉमन है, तो आँख का प्रेशर चेक करते हैं और फिर कुछ कतरे डाल के पुतली को जो है बड़ा करके आँख के पर्दे की तस्वीर ली जाती है। तो ये मैंडेटरी है, ये कंपलसरी है। डॉक्टर साहब, डॉक्टर नुसरत, ये बताइए कि जो अभी ब्रेक से पहले मैं बात कर रहा था कि मौरूसी बीमारियों के अंदर भी कहा जाता है कि डायबिटीज़ या ज़ियाबिटिस जो है उस मतलब तकरीबन सारे फहरिस्त बीमारियों में आती है। क्या ये लाजिम है कि मेरे वालिद और वालिदा को अगर शुगर थी तो मुझे होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ऐसे नहीं। जब आपके पेरेंट्स को शुगर होती है तो आपको रिस्क होती है। फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स में अगर शुगर होती है तो यूर एट रिस्क, आपका रिस्क बढ़ता है। 30% बढ़ता है अगर एक पेरेंट को है, एक पेरेंट अफेक्टेड है, 50% अगर दोनों पेरेंट्स अफेक्टेड है। अच्छा। लेकिन इसका ये मकसद नहीं है कि उनको है तो आपको होएगी, ऐसे नहीं होता है। मतलब आप अपने लाइफस्टाइल से अपनी फेट को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इस पे भी अभी हम कुछ देर में तफसील से मैं चाहूँगा, डॉक्टर नौशीन भी बैठी हैं, इस पे हम बात करें, डॉक्टर कामरान भी बैठे हैं कि लाइफस्टाइल से क्या मुराद है, क्योंकि लाइफस्टाइल से उम्र ख्याल आता है कि क्या खाना है और क्या नहीं खाना, लेकिन ये बहुत होलिस्टिक एक टॉपिक है, इस पे भी हम बात करेंगे। लेकिन कमिंग बैक, तो ये ज़रूरी नहीं है कि हो, लेकिन साथ ही साथ ऐसा भी देखा गया है कि ननिहाल ददिहाल दोनों अतराफ में ज़ियाबिटिस की बीमारी नहीं थी लेकिन मुझे हो गई या किसी को ऐसे भी थी। ये आजकल कॉमन हो रहा है। आई थिंक कॉमन इसलिए हो रहा है कि वही चीज़ लाइफस्टाइल आ जाती है, लाइफस्टाइल कम्स इनटू प्ले। हम वेट गेन करने लगे हैं ज़्यादा, हम ज़्यादा सेडेंटरी हो गए हैं, हम ज़्यादा स्ट्रेस लेने लगे हैं, बहुत सारी चीज़ें इसमें आती हैं। यानी स्ट्रेस जो है वो भी शुगर का बहुत बड़ा बायस बन रहा है। जी जी। और सोफे पे बैठ के खाना भी, खाना, हाँ, मतलब आपकी फिजिकल एक्टिविटी। सोफे बैठ के खाने पे मेरा चेहरा आपकी तरफ क्यों गया? नहीं, लाइफस्टाइल तो आपका बहुत मैटर करता है ना। और आपकी वाली बात है कि बहुत सी ऐसी फैमिलीज हैं जहाँ पे डायबिटीज़ नहीं है और आप यंग आपके पास पेशेंट वॉक इन करते हैं जो कि डायबिटिक हैं, तो वही वाली चीज़ है, या आप स्ट्रेस बहुत ज़्यादा ले रहे हैं या आपका लाइफस्टाइल जो है वो ऐसा है जिसकी वजह से आप इस तरफ चले गए हैं। लेकिन ये है कि एक चीज़ जो हम सब करते हैं कि डायबिटीज़ अगर किसी भी पेशेंट को अगर डायग्नोज होती है
तो उसमें आपको फैमिली सपोर्ट चाहिए होती है। ये कोई खुदा ना खासा कोई खौफनाक बीमारी नहीं है। फैमिली सपोर्ट हो इन अ सेंस, देखिए अगर किसी को कहा जाता है ना कि तुम डायबिटिक हो, पता है क्या किया जाता है, अच्छा हम सब खाना खा रहे हैं, वो तुम ये भी नहीं खा सकते, तुम वो भी नहीं खा सकते, तुम ये भी नहीं, खुद आप सब चीज़ें खा रहे हैं, उसको आपने बिठा दिया कि उसका एक बिल्कुल ही ना परहेजी खाना आ रहा है। दैट्स द फर्स्ट थिंग जो आप पेशेंट को डिप्रेशन की तरफ पुश कर रहे होते हैं। तो आपको पूरी फैमिली सपोर्ट देनी होती है। लाइफस्टाइल सबकी चेंज होगा, सिर्फ एक बंदे का चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसलिए क्योंकि वो बंदा भी आपका पार्ट ऑफ फैमिली है। अब्बा को अगर शुगर हुई है तो हम सब फीका खाना खाएं। नहीं, फीका तो नहीं खाएंगे, बिल्कुल ऐसे करें, थोड़ा सा तो वो करेंगे ना, लेकिन बाद में क्या जो कमिंग बीमारियां हैं उससे बचने, कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए कुछ ना कुछ तो आपको करना पड़ेगा। ये भी तो हो सकता है कि अब्बा जाके सो के चलो बस हो गया जल्दी से फ्रिज में से केक नहीं, वो जो आप बात करें ना, देखिए अगर अब्बा को शुगर है तो मुझे भी चांसेस हैं, मुझे भी रिस्क है, तो मैंने लाइफस्टाइल सब पूरी फैमिली के लिए चेंज करना है। चक्की वाला आटा लेकर आना है तो सबने खाना है, वो ब्राउन आटा है, वो ये नहीं कि एक बंदे को वो दे देना एज अ पनिशमेंट और बाकी जो है व्हाइट। यानी हम ये सोचें कि अगर फैमिली में किसी एक को शुगर डायग्नोज हुई है तो इसका मतलब है आप भी पूरा एहतमाल है कि आप भी हो जाए। तो वो खुराक का जो परहेज है उसी एतदाल के साथ जिसका आप जिक्र करेंगे, सबको उसको फॉलो करना है। आप ये सोच लें कि व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। अगर आपने वालिद के अपने पेरेंट्स के साथ जो कर रहे हैं, कल को खुदा खासा आपको हो गई तो आप भी इसी चीज़ से गुजरेंगे। सो व्हाई नॉट अभी से ऐसे कोई स्टेप्स ले लिए जाएं जो आगे जाके आपको इन चीज़ों से बच सके आप इन सारी चीज़ों से। ग्रेट, हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो डॉक्टर कामरान से मैं ज़रूर जानना चाहूँगा कि शुगर का अमूमन कहा जाता है कि टखनों के साथ बहुत गहरा ताल्लुक है। वैसे तो अकल का भी कहा जाता है कि कुछ कुछ इलाकों में कुछ जगहों में कुछ लोगों में टखनों से ताल्लुक होता है, लेकिन आज हम शुगर की बात कर रहे हैं। रहिए मेरे साथ, अभी मिलते हैं और इस हवाले से बात को आगे बढ़ाएंगे इस ब्रेक के बाद। शुगर की बीमारी के हवाले से आज हम बात कर रहे हैं और डॉक्टर नज़र, डॉक्टर ताहिर, डॉक्टर कामरान और डॉक्टर नौशीन हमारे साथ हैं। चारों की स्पेशलिटीज़ बिल्कुल फ़र्क है और बैनुल-अक़वामी सतह पे ज़ियाबेतिस यानी कि डायबिटीज़ यानी कि शुगर के मर्ज़ को फाइट करने के लिए, उससे जंग करने के लिए जो बिल्कुल एक नई अप्रोच आई है, उस हवाले से आज हमने इस नशिस्त का आपके लिए एहतमाम किया, जिसमें हम ये देख रहे हैं कि अगर एक शुगर का मरीज़ है तो उसका एक डॉक्टर नहीं होता, उसके लिए बहुत से डॉक्टर्स हैं, क्योंकि शुगर का मर्ज़ ही ऐसा है जो जिस्म के हर हिस्से को जाके इफ़ेक्ट कर रहा होता है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं, मिसाल के तौर पे आपकी आंखें, मिसाल के तौर पे आपके जोड़, जो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होते हैं। डॉक्टर कामरान, जोड़ों का जिक्र आया तो इस हवाले से आपसे हम जानना चाहेंगे, ये क्या जोड़ है, जोड़ों का और शुगर का, और क्यों है ये जोड़? असल में डायबिटीज़ को कहते हैं कि एक साइलेंट किलर है, इसका पता नहीं चलता जी, ठीक है, और ये इफ़ेक्ट कर रहा होता है मुख्तलिफ बॉडी के जो पार्ट्स हैं उनको। तो पाँव के अंदर मसला ये है कि जब आपकी ब्लड फ्लो जो है, जो आपका दौरान खून जब मुतासर हो जाता है, तो पाँव पे सबसे ज़्यादा उसके असरात इसलिए होते हैं कि हमारा जो दिल है वो तो ग्रेविटी के साथ पंप कर रहा है ब्लड को, लेकिन पाँव ने उस ब्लड को वापस हार्ट की तरफ भेजना है अगेंस्ट ग्रेविटी, ठीक है। तो अगर पाँव का जो स्ट्रक्चर पाँव भेजता है, मैं आज तक समझता रहा हूँ ये सारा काम सिर्फ दिल ही का है कि वो पूरा चक्कर लगवाता है। ऑन प्रिंसिपल तो दिल का ही है, लेकिन ये कि हम कहते हैं कि फीट आर द सेकंड हार्ट ऑफ आवर बॉडी, ये हमारे बॉडी का दूसरा हार्ट दिल है, दूसरा दिल है। तो ये एक तरह से पंप कर रहा होता है अपने मसल्स और अपने मतलब ऑर्गन्स के थ्रू ना। तो उसमें प्रॉब्लम ये है कि अगर डायबिटीज़ का आपका मर्ज़ है तो आपकी ब्लड सर्कुलेशन पाँव के हर हिस्से में मुतासर होती है, जिसका मतलब है बजाते खुद जो आपकी नर्व्स हैं जिससे आपको दर्द की सेंसेशन होती है, वो भी मरना शुरू हो जाती हैं एक तरह से, क्योंकि उनको भी ब्लड सर्कुलेशन नहीं आ रही होती, उनको ब्लड नहीं मिल रहा होता, तो वो सेंस नहीं कर रही होती, दर्द को सेंस करना खत्म कर जी, नम हो जाती है। जी जी। और फिर इस तरह हो जाता है कि पेशेंट को कट लगा होता है, कोई भी इस तरह का मतलब ज़ख्म होता है और पेशेंट को पता ही नहीं होता, और पेशेंट चलता रहता है। और फिर एक ऐसी हालत में कभी कभार पेशेंट आते हैं आपके पास कि उनके पाँव में बड़े बड़े ज़ख्म होते हैं लेकिन उनको पता नहीं होता। कभी कभार तो इस तरह भी लोग मेरे पास आए हैं
अभी पिछले ही हफ्ते एक पेशेंट आए हुए थे, उन्होंने कहा कि जी जब उम्रा कर रहे थे तो मेरे वालिद साहब के पाँव में से खून निकल रहा था और वो पूरे कमरे में था, तो मैंने उनको कहा कि आपका तो खून निकल रहा है, तो उनको पता चला कि जी उनका काफ़ी ज़ख्म बन चुके हैं और यानी वो एहसास ही नहीं था जी, एहसास ही नहीं था, क्योंकि देखें ये एक बहुत और उनको शुगर थी जी, उनको जो कि मिसडायग्नोज या अनडायग्नोज थी जी, और बाद में जब खून निकला तब पता लगा कि शुगर जी जी ऐसा ही। तो ये चीज़ है कि पाँव के अंदर सेंसेशन ख़त्म हो जाना एक बहुत ही डेंजरस चीज़ है। फिर कभी कभार ऐसा होता है कि लोगों का फ्रैक्चर हो जाता है, टखने के अंदर फ्रैक्चर होता है और वो उस पर चलते रहते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि उनको इस वक्त जो है वो हड्डी टूटी हुई है उनकी। ये अभी कुछ देर पहले डॉक्टर नुसरत बात कर रही थी कि फिर वो एम्पुटेशन तक बात चली जाती है, यानी कि जिस्म का हिस्सा या पाँव जो है काटना पड़ जाता है। ये स्टेटिस्टिक्स मैं आपको बताता हूँ। देखें पाकिस्तान के अंदर ये कहा जा रहा था कि 7 में से 1 जो पेशेंट है डायबिटीज़ का पेशेंट है, 7 में से 1 आदमी जो है, अभी डॉक्टर नुसरत ने हमें बताया था कि 1 में से 5 हो गया है ये नंबर। तो हर 5 में से 1 जो आदमी है उसको डायबिटीज़ है पाकिस्तान में, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। अगर 5 आदमी बैठे हैं उनमें से 1 को है डायबिटीज़, यानी हम 5 बैठे हैं, प्रोबेबिलिटी है कि हम में से किसी एक को होगा जी। अच्छा, अब उसमें से 15% जो लोग हैं उनको पाँव के अंदर प्रॉब्लम होते हैं। अच्छा ठीक है, उस 1 आदमी जो 5 में से 1 है उसमें 15% लोगों को जो है वो पाँव में प्रॉब्लम होता है। डॉक्टर ताहिर ने अभी बताया कि तकरीबन 33% जो है उनको आंख इफेक्ट होती है जी, और 15% को पाँव इफेक्ट होते हैं। अब उन 15 में से जो 15% हैं वो उनको एम्पुटेशंस होती हैं, मतलब उनको जो है वो आज भी पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में जी ये एम्पुटेशन जो है जी। और आप ये देखें कि ओवरऑल जो टांगे कट रही हैं लोगों की किसी भी वजह से, उसमें से आजकल 60% जो है वो डायबिटीज़ की वजह से कट रही हैं। अच्छा, तो डॉक्टर साहब इसका कोई क्विकली, अब हमने ब्रेक पे भी जाना है, क्विकली ये बताइए कि लाइफस्टाइल की अभी डॉक्टर नौशीन और डॉक्टर नुसरत बात कर रही थी, पाँव या आपके जोड़ों के हवाले से शुगर के पेशेंट 2-3 टिप्स दीजिए कि मतलब रात को जी पाँव हवा में बुलंद करके सोएं, क्या करें, कुछ 2-3 टिप्स। मेन चीज़ ये है कि अपने पाँव को लुब्रिकेटेड रखें, अपने पाँव को मॉइस्चराइज रखें। अच्छा, ठीक है, ऑयल बेस्ड मॉइस्चराइज़र यूज़ करें, वाटर बेस्ड मत यूज़ करें, क्योंकि वाटर बेस्ड जज़ब हो जाता है और फिर वो मॉइस्चराइज नहीं कर रहा होता। ठीक है, तो मॉइस्चराइज़र यूज़ करें। और दूसरी बात ये है कि जूते जो हैं वो आप स्पेशल शूज़ पहने तो वो बेहतर है। एक स्पेशलाइज्ड, जैसे हम ऑर्थोटिस्ट हैं, हम बनाते हैं इंसोल्स वगैरह बनाते हैं, तो वो रखें, क्योंकि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। अगर आप एक दफ़ा आपको ज़ख़म हो जाएं तो उनको ट्रीट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि डायबिटीज़ के पेशेंट को वैसे भी ऑक्सीजन नहीं मिल रही होती है उतनी पाँव के अंदर, तो ज़ख़म जल्दी उनके नहीं भरते हैं। ठीक है, और तीसरी चीज़ ये है कि अपने पाँव का रोज़ाना जो है वो चेक करें, सुबह उठ के जो है या रात को सोते हुए अपने पाँव के जो नीचे वाला हिस्सा है उसको चेक करें, क्योंकि अगर उनको ज़ख़म होगा तो उनको पता नहीं होगा पूरा दिन कि मुझे ज़ख़म हो गया। तो वक्त के ऊपर उनको तो रोज़ चेक करना जी, रोज़ का। इसलिए अगर रोज़ मालिश करें तो खुद ब खुद ही एग्जामिनेशन भी हो जाता है ना, एक तरह का खुद एक मुआयना भी हो जाता है। दूसरा ये कि नंगे पाँव नहीं चलना चाहिए बिल्कुल भी, इसको बिल्कुल डिस्करेज करें। बंद शूज़ पहनने चाहिए। हम लोग जैसे सब ज़्यादातर गर्मियों के मौसम में सब बड़े बुजुर्ग सब चप्पलें पहनते हैं, चप्पलें नहीं पहननी चाहिए और यूजुअली इल फिटिंग होती हैं। फ्लिप फ्लॉप्स नहीं पहनने चाहिए, सपोर्ट वाली शूज़ पहनने चाहिए ताकि खुले चप्पल या चुटकी वाला चप्पल जो है वो नहीं पहनना चाहिए। डॉक्टर ताहिर, मुझे ब्रेक पे जाना है, लेकिन आप क्विकली हमें कोई अभी ब्रेक के दौरान, पिछले ब्रेक के दौरान कुछ आप मुझे स्टैट्स बता रहे थे। मैं वो काउच लाइफस्टाइल, सेडेंटरी है कि अब हम सारे बहुत सुस्त हो गए हैं कि बस हम बैठे रहते हैं, और बाज़ दफ़ा ये है कि कुछ चीज़ गिरी होगी तो हम किसी और को बुला रहे होंगे, आए जी उठा दें। तो इस हद तक हम जो है मतलब बहुत ही लेज़ी हो गए हैं। तो वो एक स्टेटिस्टिक्स ये कहती है कि अगर आप 4 से 5 घंटे बैठे रहेंगे दिन में तो अप टू 30% ज़्यादा चांस है कि आपको डायबिटीज़ हो सकती है। तो अब हम देखें कि ऑफिस जॉब वाले कितने ज़्यादा लोग हैं जो 9 to 5 हैं और वो सारे दिन बैठे रहते हैं अपने चेयर पे। तो कुछ ऑफिसेस के अंदर मैंने ये देखा है रूटीन कि वो कहते हैं कि आपने कुछ देर के लिए उठ के एक चक्कर लगाना है और फिर बैठ जाना है, या लॉन्ग फ्लाइट्स के अंदर कहा जाता है कि आपने अगर 12 घंटे या 14 घंटे का जहाज का सफर है तो हर 2 घंटे के बाद आप उठिए और एक जहाज का सफर। छोटे छोटे चेंजेस हमने खुद लाने हैं। देखिए, हम ड्राइव करके काम पे जाते हैं, फिर पूरा टाइम ही बैठे रहते हैं ऑफिस में, फिर घर आके फिर बड़ा सा मील लेके फिर दोबारा सोफे पे बैठ जाते हैं। तो ये जो सिटिंग है ना, ये हमें बहुत तो लेजीनेस जो है ना,
जिसका जिक्र डॉक्टर ताहिर कर रहे हैं उसका मैं भी भरपूर फायदा उठाता हूँ। अब देखिए कितना छोटी सी बात है कि ब्रेक पे जाना है, मैं खुद उठ के बटन दबा सकता हूँ कि जी मैं इधर से कट किया और ब्रेक पे चले गए, लेकिन नहीं, मैं इतना लेजी हूँ कि मैं कहता हूँ चलें जी ब्रेक पे जाएं। ब्रेकफास्ट एट होम के सेट्स पे आज हमने शुगर के खिलाफ जंग की है ना, कामयाब, तकरीबन कामयाब जंग है, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट रह गया और मैं चाहूँगा क्विकली, अब हमारे पास 2 मिनट हैं शो के अख्ताम तक। डॉक्टर नुसरत, हमल के दौरान, प्रेगनेंसी के दौरान जो शुगर हो जाती है उससे कितना घबराना चाहिए और क्या वो ख़त्म हो जाती है हमल के बाद या परसिस्ट कर जाती है, उसमें क्या टिप्स हैं आपके? जी बिल्कुल, कुछ ख़वातीन को हमल के दौरान शुगर हो जाता है, शुगर का मर्ज़ हो जाता है, तो उनके लिए ज़रूरी है कि वो माहिर डॉक्टर के साथ अपना मुआयना करवाएं और उस शुगर को कंट्रोल करवाएं और उसको इफ़ेक्टिव तरीके से अगर कंट्रोल कर सकें, मतलब डाइट से, इंसुलिन से या मेडिसिन से, और उसका कंटिन्यूस मॉनिटर होना चाहिए जब तक कि वो डिलीवरी ना हो सके, क्योंकि माँ और बच्चे की सेहत दोनों पे असर होता है हाई शुगर का। क्या ये मुमकिन है कि अगर हमल के दौरान माँ को शुगर हो गई है तो पैदा होने वाला बच्चा शुगर पैदाइशी तौर पर लेकर आए? नहीं, ये ज़रूरी नहीं होता, लेकिन रिस्क होती है उस बच्चे को, होती है आगे फर्दर ऑन ओबेसिटी की, यानी कि ज़्यादा वजन की भी और डायबिटीज़ डेवलप करने की रिस्क होती है उस बच्चे को। इसकी वजह क्या होती है, होता असल में क्या है, मतलब प्रेगनेंसी का इससे ताल्लुक क्या है? प्रेगनेंसी जो माँ को शुगर होती है वो इस वजह से कि वो एक तरह से एक हैवी लोड है बॉडी पे, एक्स्ट्रा लोड है, एंड देयर इजंट इनफ इंसुलिन काफ़ी नहीं है उस शुगर को कंट्रोल करने के लिए। और बच्चों में ये होता है कि वो मेटाबॉलिक एक चीज़ होती है कि वो उनको एक प्रीडिस्पोजिशन हो जाती है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट मैं कहना चाहूँगी, इफ़ यू अलाउ मी, वो ये कि जिन लोगों में प्री एग्जिस्टिंग डायबिटीज़ होती है, यानी कि टाइप 1 टाइप 2 हम क्योंकि यंगर पेशेंट्स में देखते हैं, तो वुमेन जो कि बच्चे पैदा करने वाली एज में होती हैं, तो उनको ज़रूर गाइडेंस मिलनी चाहिए कि बिफोर दे कंसीव उनको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, अपनी शुगर जो है परफेक्ट कंट्रोल करनी चाहिए, क्योंकि अगर शुगर परफेक्टली कंट्रोल नहीं होगी तो बच्चे को इफेक्ट हो सकता है, माँ को भी इफेक्ट हो सकता है, लेकिन ज़्यादा बच्चे की सेहत पे इफेक्ट हो सकता है। तो क्या एक गायनेकोलॉजिस्ट के पास जब एक हमल के साथ इनिशियल मंथ्स में एक खातून जाती हैं, तो क्या हमारा यहाँ पे सिस्टम है कि उसका शुगर चेक होती है? जी, लेकिन बात ये कि बहुत लेट जाते हैं ना हमारे पेशेंट्स, एजुकेटेड नहीं होते, एंड बाय द टाइम वो गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं ऑलरेडी ऑर्गन डेवलपमेंट हो चुकी होती है, 8 to 12 वीक्स में ऑर्गन डेवलपमेंट होनी होती है, जो कि इफेक्ट हो जाती है शुगर से। तो अगर आप अपने नियर एंड डियर वंस को ये मैसेज दें, एनीबॉडी हु इज़ डायबिटिक और जो यंग मदर्स हैं, कंसेप्शन से पहले जाके अपनी शुगर कंट्रोल करवाएं, कंसेप्शन से पहले अपना चेक करवाएं, ताकि उनको बेस्ट पॉसिबल चांस हो। ग्रेट, प्रोग्राम अपने इख्तिताम को बढ़ रहा है। वन लास्ट क्वेश्चन टू ऑल 4 ऑफ यू, कोई $1 मिलियन टिप शुगर के पेशेंट के लिए या शुगर से प्रिवेंट अपने आप को रखने के लिए? डॉक्टर कामरान, आपसे शुरू करेंगे। मेरा मैसेज है प्रिवेंशन प्रिवेंशन प्रिवेंशन, यही सबसे बड़ी टिप है। आप एटलीस्ट साल में 1 दफ़ा अपने आप को स्क्रीन करें, अपना टेस्ट करवाएं, ताकि अगर आपको 1 साल के दौरान में शुगर स्टार्ट होगी है तो एटलीस्ट आपको पता चले टाइम के ऊपर। जो डॉक्टर ताहिर कहते हैं कि बर वक्त पकड़ा जा। जी बिल्कुल, बर वक्त पकड़ा जा सकता है। तो प्रिवेंशन और साल में 1 दफ़ा चेकअप जरूरी है। डॉक्टर नौशीन, सबसे बेसिक है कि आप अपना लाइफस्टाइल चेंज करें, अपनी डाइट की अप्रोच चेंज करें, क्योंकि अगर आप जवानी में से कहते हैं मोटापे की तरफ माइल हैं, तो आपके 80% चांसेस हैं कि आप आगे जाके आपको डायबिटीज़ हो सकती है। सो अगर आप इनिशियली अपने आप को अपनी यंग लाइफस्टाइल में अपने आप को चेंज कर लेंगे तो आपके लिए आगे जाके आसानियाँ हो जाएंगी। ग्रेट। डॉक्टर ताहिर, आप इस बीमारी से डरें ना, ठीक है? इसमें बहुत से जो इसके हमने बीमारियों का जिक्र किया है वो काबिल इलाज हैं, तो स्क्रीनिंग बहुत की है। मेजॉरिटी पेशेंट्स को आंखों के कोई प्रॉब्लम इनिशियली महसूस नहीं होता, लेकिन आप अपना जो है रेगुलर टेस्ट आई का ज़रूर करवाएं। रेगुलर टेस्ट आई का। डॉक्टर नज़र, I'll second to that in support of डॉक्टर ताहिर, यही कहूँगी कि अगर डायबिटीज़ बहुत कॉमन है, हम में से किसी को भी हो सकती है, तो वी शुड बी पॉजिटिव, एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ, कोई मसला नहीं है, सब चीज़ें कैन बी लुक्ड आफ्टर, और ज़रूर अपना चेक करवाएं रेगुलर, एंड डोंट बी डाउन, बिकॉज स्ट्रेस और बीइंग डाउन, डिप्रेशन जो है आपकी डिजीज़ को बढ़ाएगा, इट वोंट हेल्प यू इन द लॉन्ग रन। ग्रेट। डॉक्टर नज़र, डॉक्टर ताहिर, डॉक्टर कामरान, डॉक्टर नौशीन, थैंक यू वेरी मच। और मेरी तरफ से आज के सेशन की आप सबके लिए टिप है जो मैंने ज़ाहिर चोरी की है डॉक्टर नौशीन से, लेकिन मेरा टेक अवे आज के सेशन का साथियों है कि अगर ख़ानदान में किसी को शुगर है या हो गई है, आपने उसको सोशली एक्सक्लूड नहीं करना।
कि ये तो तुम्हारा मसला है, अब तुम चाय में चीनी ना पियो, कम ये इस्तेमाल करो, कम वो इस्तेमाल करो। पूरे घराने को अपना लाइफस्टाइल बदलना है ताकि जो शुगर का पेशेंट है वो उस बीमारी से तो फाइट करेगा, उस डिप्रेशन में ना चला जाए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ और अमान में रखे और सेहतमंद और तवाना रखे। ज़िंदगी ने दी इजाज़त, तो फिर मिलेंगे। PTV न्यूज़, PTV ग्लोबल और PTV होम के तमाम नाज़रीन को खुदा हाफ़िज़।